पहला क्वेश्चन है फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ रियल टू रियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। ये फंक्शन ओनली वन वन, ओनली ऑन वन वन एंड ऑन टू, या नाइदर वन वन नॉर ऑन टू है। तो इस तरह के सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए हमको पहले इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन जो है एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, और वो कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है जब एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले हम, और इसको लेने के बाद अगर हमारे पास दोनों x1 और x2 इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं ये फंक्शन वन वन होगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट है हम उसमें ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम वन वन बोल सकते हैं, अगर ना हुआ तो हम बोलेंगे ये वन वन नहीं है। जैसे कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको लेंगे हम x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लेफ्ट साइड ले आए। इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो एक फंक्शन हमारे पास x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 के आ गया, और एक x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जो है 0 के इक्वल आ गया। इसको सॉल्व करें अगर हम x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो इसमें देखिए ये फंक्शन x1 तो x2 तक इक्वल तो आ चुका है, बट यहाँ पे x1 माइनस x2 के इक्वल भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये वन वन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दो कंडीशंस आ गई, अगर एक ही कंडीशन आती तो हम बोलते इसको वन वन है। इसका मतलब ये फंक्शन नॉट वन वन, ये फंक्शन वन वन नहीं है। अब हमने चेक करना है इसको ऑन टू कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम इसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लेंगे हम इसको, और अगर इसमें हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वाई। अब आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी रियल वैल्यू पुट करने पर अगर हम कोई नेगेटिव रियल वैल्यू इसमें पुट कर दें, जैसे कि -3 या कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दे, वो बिलोंग्स नहीं करेगा रियल को, क्योंकि वो ओएटा में आ जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन हमको गिवन कंडीशन में ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नॉट ऑन टू। इसका मतलब जो हमारे पास ये फंक्शन है ना तो ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू है। तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो आपकी। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, लेट ए में एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5, और हमको एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई जिसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के इक्वल है, और एक्स वाई दोनों a को बिलोंग करते हैं। तो हमने एक रिलेशन बनाना है और इस रिलेशन में देखना है कि इसमें से कौन सी जो हमारे पास इसमें सेट बन रहे हैं इस रिलेशन के अंदर, ये रिलेशन कौन सा सही होगा। तो हम देखते हैं पहले कि इसमें हमारे पास जो रिलेशन की कंडीशंस हैं वो क्या बन रही हैं, हम देखते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो इस गिवन वैल्यूज़ में अगर हम x की वैल्यू को 1 लें तो हमारे पास y है जो वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास 1 3 बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू को 2 ले लें तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 2 4 भी है जो बिलोंग करेगा r को, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू को उसके बाद 3 ले लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब जो 3 5 है वो भी बिलोंग्स करेगा r को। तो आप देख सकते हो कि हमको सभी वैल्यूज तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो हमारे पास 2 4 बिलोंग्स टू r आ रहा है। इसमें लिखा 2 4 बिलोंग्स टू a तो हमारा सेट ही है, हमने रिलेशन को लिखना है। तो इसका मतलब 2 4 बिलोंग्स टू r इज द राइट ऑप्शन, जो कि हमारा इसमें 2 वैल्यू पुट करने पे आ गया था। तो इसका मतलब जो इस सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नाउ कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2π/3 लेना है हमने, इसको सॉल्व करना है हमने। इसके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे पास है कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2π/3। तो इसके हम सॉल्व करें तो ये आ गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस π/3। तो इस इंटरवल में जो कि हमारा है ये इंटरवल हमारा सेकंड इंटरवल है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव और वो वाला नेगेटिव दोनों कैंसिल होकर सिर्फ ये हमारे पास कॉस π/3 रह जाएगा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद हमारे पास ओनली π/3 है जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो π/3 आ जाएगा। और अब हम लेते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो हम जानती हैं साइन इनवर्स 1/2 जो हमारी ये 30 डिग्री पे वैल्यू होती है।
साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कैसे बनेगा 180/6 30 डिग्री, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ ये भी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो इंटरवल होता है, साइन इनवर्स एक्स का इंटरवल -1 to 1 के इक्वल होता है, तो ये भी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, कॉस इंटरवल का हमारा जो होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 0 to 1 हमारा इसमें राइट आंसर है। नाउ अब ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/3। हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो आप इसको ध्यान से देखो, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 गिवन है। इसका मतलब इस x की वैल्यू हमारे पास 1/3 के इक्वल है, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद हमको दिया हुआ है एक 8th क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1। आप जानते हो कॉस की वैल्यू, कॉस जो है वो 0 डिग्री पे 1 होती है, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स 1 हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है इसमें। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इसमें 9th क्वेश्चन की हम बात करें अगर, तो 9th क्वेश्चन में क्या है, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है। अब मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। मैट्रिक्स हमको एक ए गिवन है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारे पास, ए का ऑर्डर 2/3 है और बी का जो ऑर्डर है वो 3/5 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ए बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हमने बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप जानते हो कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज को अगर हम मतलब कि मैच कर दें इक्वल हो तो 2/5, यानी कि इसका 2/5 2 रोज और 5 कॉलम, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बहुत ही इजी सम है इसमें, देखिए ज़्यादा मुश्किल सम नहीं है। और ऐसा ही आपको एग्जाम, फाइनल एग्जाम आने वाला है PSEB के लिए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो पेपर है वो इसी तरीके से आएगा, 12th क्लास का फाइनल एग्जाम फर्स्ट टर्म का। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो 10th क्वेश्चन देखते हैं हम इसको क्या आंसर होगा। 10th क्वेश्चन के लिए हमको मैट्रिक्स गिवन है एक 2x + y 0 5x, और ये हमको गिवन है 5 0 5 3। तो इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजीली, x की वैल्यू तो हमारे पास 3 के इक्वल ही आ गई, हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट को 2x + y को अगर हम 5 के इक्वल लिख देते हैं और इसमें वैल्यू पुट करें 2 × 3 + y = 5, तो ये 6 + y = 5, और y की जो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई वो -1। तो हम देखते हैं इसमें -1 हमारा आंसर आ चुका है, देखिए आप। और -1 हमारा देखते हैं हम कि कौन सी ऑप्शन में इसका आंसर है, -1 हमारा इसमें डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है इसके लिए। ना उसके बाद बहुत ही इजी हमको गिवन है, देखिए एक मैट्रिक्स ए है जिसका a + b करके c के इक्वल आ रहा है। अगर b और c दोनों 5/5 का ऑर्डर है तो a का ऑर्डर क्या होगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको पता है सेम ऑर्डर वाले ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर से प्लस होते हैं। तो अगर b और c का जो ऑर्डर 5/5 है, मतलब नंबर ऑफ रोज 5 एंड कॉलम भी 5, तो a का भी सेम ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5/5 5 रोज एंड 5 कॉलम इज द राइट आंसर। नाउ अब हम देखते हैं 13th क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। अब हमको इसमें देखिए 4 6 5 7 हमको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसको हम बोलते हैं A11 वो 4 है, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो A12 जो कि 6 है, और A21 5 है और A22 7 है। तो 6 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि A12 हम सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी 14th की, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए इसमें हमको बिल्कुल सिर्फ ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप देख सकते हो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, तो 2 रोज 3 कॉलम बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतना इजी, देखिए इतना इजी सेट किया जाएगा पेपर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का 12th क्लास के लिए। अब हमारे पास आ जाता है 15th क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। हमको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ट्रांसपोज एक बार ट्रांसपोज किया गया, उसके बाद फिर से ट्रांसपोज किया गया है। आप जानते हो ये तो एक थ्योरम के इक्वल है हमारा, कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास इटसेल्फ ए मैट्रिक्स है जो फिर से मतलब कि हमको मिल जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसमें ए ट्रांसपोज ए करने के बाद हमारे पास जो है सही आंसर आ जाता है। नाउ हम 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। हम 16th क्वेश्चन हमारे लिए कैसा होगा, 16th क्वेश्चन के लिए हम अगर बात करें तो इसके लिए बहुत ईजी है। ये भी देखो हमको चेक, इसमें m की वैल्यू पता करनी है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, इसका मतलब mx = 1 और 3x - 5 हमारे पास दोनों इक्वल है। अब हमने करना क्या है, जिस पे हमको ये कॉन्टिन्यूज गिवन है फंक्शन, उस पे m की वैल्यू को x की वैल्यू को पुट कर देना, यानी कि 5
यहाँ पे भी 5 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये 5m-1 15 माइनस हो गया ये 5m, और ये हमारे पास 10 बन चुका है तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। 10 + 1 तो m की वैल्यू 11/5। 11/5 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में सही आ रहा है। 17 को अगर हम देखें तो ये हमको दिया गया एक स्टेटमेंट है 17 क्वेश्चन की, हमारे पास है f(x) = sin 7x/3x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है और जब x इज इक्वल टू 0, और ये फंक्शन हमको x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस दिया गया है। तो इसमें हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये 7 sin 7x/3x इज इक्वल टू m के इक्वल लिख देंगे। मतलब हमारी जो लेफ्ट या राइट लिमिट जो भी है x अप्रोचेस टू 0 करने के बाद हमारे पास ये इक्वल आ जाता है। तो हम जानते हैं इस रिजल्ट को कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको 7 sin x ही चाहिए जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म बच जाती है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास ये 7/3 है, जो ये चलो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 7/3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x/7x, और राइट साइड में हमारे पास m है और ये वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो हमारे पास ये 1 आ चुका, तो m की वैल्यू जो 7/3 आ चुकी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा जो राइट आंसर वो डी ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट भी हमारा बहुत ही ईजी है, इसको भी मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं x³ - 8/x-2। ये फंक्शन हमको 2 पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, इसको हम एक्सपैंड करें तो ये x² x³ 2³ बन जाएगा, और ये तो फॉर्मूला है, इसको हम एक्सपैंड करें तो क्या बनेगा x - 2 x², देन इसके बाद हम लिखेंगे इसमें +4 एंड +2x। तो डिवाइड में हमारे पास x - 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो x की वैल्यू 2 यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये बनेगा 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2² +4 +2 × 2, तो 4 + 4 + 4 ये हमारे पास जो फोर्सेस है 12 आंसर इसका आ जाएगा, और k की जो हमारे पास वैल्यू है 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो इजीली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको छोटे क्वेश्चंस ही आएंगे, तो उनको लेंथी करने की वजह से शॉर्टकट तरीके आप सीखो कि उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, क्योंकि अब हमने कुछ एक्सप्लेनेशन तो देनी ही नहीं है, तो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा हमने इसमें आइडेंटिटी एक्सपैंड करके कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 19th की। तो 19th क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि इसको हम जब डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है tan इनवर्स e⁻x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 1/1 + e⁻2x हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² होता है, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो e⁻x + e⁻2x ये हमारे पास जो है आंसर आ चुका, और ये हमारी ऑप्शन नंबर बी है जो इसमें राइट हो जाती है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th है, वो भी बहुत इजी है। y = sin x गिवन है हमको, और इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव यानी कि y2 फाइंड आउट करना है, उसमें x की वैल्यू को π/2 पुट करना है। तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये cos x बन जाएगा। अगर इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो -sin x बन जाएगा। आप जानते हो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करता है और y2 है जो सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करता है, और हमने इसमें y2x = π/2 में लेना है, तो ये हमारे पास -sin π/2 जो कि -1 के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें राइट हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। उसमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने dy/dx पता करना है। आप देख सकते हो 21, तो x हमको गिवन है 280, पहले हम इसको करेंगे dx/dt जो कि हमारे पास 2a के इक्वल आ जाएगा। y हमको गिवन है 80², तो हम करेंगे इसको dy/dt जो कि 280 के इक्वल आ जाएगा। फिर जब अगर हमने dy/dx पता करना है तो dy/dt डिवाइड बाय dx/dt आ जाएगा। तो dy/dt हमारे पास 280 आ चुका है, और dx/dt 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास t है जो इसका आंसर बच चुका है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारी जो ऑप्शन नंबर जो डी है, डी इज़ द राइट आंसर, मतलब कि टी हमारा आंसर आ गया है। नाउ ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, हम देख सकते हैं इसमें हमने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ f(x) फंक्शन x² है,
इसका अगर हम डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स तो वो हो जाएगा हमारे पास 2x के इक्वल, और हमको एफ डैश 5 फाइंड आउट करने को कहा है, तो इसका मतलब x की जगह पे हम 5 सब्सिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो बहुत ही ईजी देखिए, इसमें हमको सम दिए गए हैं, बिल्कुल भी हमको टाइम नहीं लग रहा है इनको सॉल्व करने में। तो ऐसे ही आपने अपने एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे में जल्दी से जल्दी सम सॉल्व कर सकें। y इज इक्वल टू हमको अब 23rd क्वेश्चन में साइन एक्स गिवन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो dy अपॉन डी एक्स 1/sin x, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये हमारे पास cos ओवर sin x जो कि हमारे पास cot x के इक्वल होता है, और हमने x π/4 पे पता करना है, तो cot π/4 जो हमारा होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमने dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4 पे पता किया, तो हमारे पास 1 आ गया। तो 1 ऑप्शन इसमें कौन सी है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी इसमें हमारी राइट ऑप्शन है। अब ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो हम जानते हो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, ये तो हमको मतलब कि 1 वैल्यू देते हो, तो हमारे पास y तो सिंपली x ही आ चुका है फिर, क्योंकि e log x हमको गिवन है, तो ये तो हमारे पास सिंपली x ही आ चुका है, और x का जो डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। नाउ 25th क्वेश्चन हम करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे 25th नंबर क्वेश्चन, और वो भी हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए इसमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो क्या फार्मूला होता है, उसको हम सी लिखते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr होता है, और हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस चाहिए। तो डी अपॉन डी आर अगर हम करेंगे तो सिंपली 2π आ जाएगा, और यही हमने कैलकुलेट करना था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इज 2π, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारी सही आ चुकी है। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें है 26th, ये हमारा 25th क्वेश्चन था, और 26th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन 2x+3 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग और या डिसकंटिन्यूज है। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। अगर हम डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट टर्म 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट हमने पता करनी है, y इज इक्वल टू x² - 10 एट x इज इक्वल टू 3 के लिए, तो अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो हमारे पास 2x बन जाता है। अब इसमें हम x की वैल्यू को अगर सब्सिट्यूट कर दे तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, जो कि हमारी 6 जो है राइट ऑप्शन है हमारी 6, यानी कि सी इज द राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 28th, इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व इज 5 देन द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल पॉइंट इज। आप जानते हो कि जो स्लोप टेंजेंट की होती है, नॉर्मल की स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, तो हमारे पास यहाँ पे -d इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन -1.5 इसका राइट आंसर है। नाउ मैग्नीट्यूड अब हमें इसका फाइंड करना है, तो ये भी मैं आपको बहुत ईजिली यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि मैग्नीट्यूड के लिए हमको i j k के जो कॉफिशिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि 1/√3² प्लस 1/√3² प्लस 1/√3², तो ये हमारे पास 1/√3/3 बन जाएगा, जो कि कैंसिल करने पे 1 ही आ जाएगा, और इसमें 1 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30th देखते हैं हम कि हमने कैसे सॉल्व करना है 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन के लिए हमको गिवन है, अगर हम 30th क्वेश्चन की बात करें, √3 इज इक्वल टू a.b इज इक्वल टू a×b का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो हमारी होती है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ये हमारी cos थीटा के इक्वल होती है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, और ये हमारी sin थीटा के इक्वल होती है। तो हमारा a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और sin थीटा ओवर cos थीटा हमारे पास √3 आ चुका है, जो कि हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 किस पे होती है? ये होती है π/3 पे, तो इसका मतलब tan π/3, तो थीटा इज इक्वल टू π/3, और थीटा की हमारे पास जो वैल्यू π/3 आ चुकी है, तो हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेम ऑफ द इनइक्वालिटीज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 3 1s 3 एंड 1 -2 -2
एंड 1 1 सा -1 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, तो b का मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो, 1 स्क्वायर या फिर -2 स्क्वायर या फिर -1 स्क्वायर, पर ये हमारे पास सॉल्व करके 0 ही बन रहा है, तो 0 है जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका ऑप्शन सही आंसर है। नाउ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमको ए डॉट बी के इक्वल गिवन है और हमने इनका कैलकुलेट करना है कि ए डॉट बी क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है हमने। तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा हमारे पास और 2 2 ज़ा -4 आ जाएगा, देन 3 3 1 ज़ा +3 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाता है +1 के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास बनेगा 2 -1 और ये +1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 33 का जो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ अब अगर हम बात करें 34th क्वेश्चन की, तो ये भी मैं आपको यहीं पे करके दिखा सकता हूँ। 34th हमको एक पी ए गिवन है, एक पी बी गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है और हमने पी ए ओवर बी फाइंड आउट करना है। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है जिसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पी इंटरसेक्शन तो हमको इसमें गिवन है 1/5 और पी बी हमको इसमें गिवन है 3/8। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 1/5 मल्टीप्लाई 8/3 तो ये हमारे पास 8/15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 35 भी हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये, कि अगर ये दोनों ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमने पी ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होगा हमारे पास पी ए डॉट पी बी के इक्वल। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम दोनों को इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 1/2 को अगर हम 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और हमारे पास 8 2 ज़ा 16। तो हम देखते हैं हमारी ये ऑप्शन 3/16 है, जो ये कहाँ पे बन रही है हमारे नेक्स्ट पेज पे, ये हमारी बन रही है ऑप्शन नंबर जो 3/16, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ 36th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 यहीं पे हम कर सकते हैं इसको भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन प्राइम नंबर बोथ डाइसेज ऑन द थ्रो ऑफ अ टोटल पेयर ऑफ डाई। तो टोटल केसेस दो डाइज को अगर हम थ्रो करें तो 36 बनते हैं, और जो इवन प्राइम नंबर हमारे पास होता है वो होता है ओनली 2, एक ही इवन प्राइम होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास इवन प्राइम नंबर की, वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास 1/36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हमारे पास 37th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है ई इज द इवेंट देन पी ई। प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। तो ये इंटरवल हमारा 0 to 1 जो है, ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन है। नाउ 38 क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ईजी है। अगर पी ई हमको 5/7 दिया तो पी नॉट क्या होगा, तो पी नॉट ई के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 - पी ई। तो 1 - अगर हम 5/7 करेंगे तो हमारे पास 2/7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नाउ अ कॉइन इज मार्क्ड विद द हेड ऑन द बोथ साइड देन टॉसिंग द कॉइन प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हेड इज। अगर एक कॉइन के दोनों तरफ ही हेड लिखा हुआ है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी तो 100% है, और 100% को हम 1 बोलते हैं, तो 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड ऑन ड्राइंग अ 1 कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इज। अब आप जानते हो कि एस कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास एस कार्ड्स नंबर ऑफ एस कार्ड्स 4 होते हैं। तो हमने अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड की पता करनी हो तो वो हमारे पास 4/52 बनेगी, जो कि 1/13 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सैम्पल पेपर के आज के 40 क्वेश्चन जो आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से भेजे गए थे। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम जो है वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत